मुंबई डायरीज की टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्रेलर बहुत ही दिलचस्प है। आई होप शो उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प, जिस तरह से पहले शो को प्यार, पहले सीजन को प्यार मिला, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिले और लोग देखें, जगह जगह जाए। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में यही आया कि जैसे शो का नाम है मुंबई डायरीज़, तो अगर आप में से कौन कौन डायरीज़ लिखना या डायरीज़ के बारे में कुछ लिखना पसंद करता है, अपनी अपनी डायरीज़ बनाना क्या, और अगर बनाते भी हैं तो उसमें क्या लिखना पसंद करते हैं? जब मैं छोटी थी मैंने किया था, तब बिकॉज आई थिंक मेरे पापा अभी घर गए थे और उनको वो मिल गया, वो जो डायरी मैंने लिखी थी जब मैं छोटी थी। तो इस डायरी में क्योंकि बहुत शिद्दत से डेकोरेटेड नाम वाम सब लिखा है और फर्स्ट पेज पे डियर डायरी बस बस और कुछ लिखा ही नहीं उसके बाद। मैंने एक बड़ा ही फनी चीज़ है बहुत। मैंने 10-15 साल तक एक डायरी मेंटेन की थी जब मैं छोटा था। तो मैं उससे डेट वाइज इंसिडेंट लिखता था। अच्छा। कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और आज मैंने ये देखा या जो भी मेरे साथ होता था। बट जब मैं वो लिखता था ना, उस समय मुझे याद है, मुझे बहुत डर था कि कहीं कोई पढ़ ना ले। तो मैं उसको इस तरीके से लिखता था कि वो वर्ड्स का रेफरेंस हो, सो दैट कोई ना समझे, सिर्फ मैं समझ जाऊं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में जाके मैं ही वो रेफरेंस भूल जाऊंगा। सो वन डे 2-3 years बैक आई फाउंड दैट डायरी। पढ़ने की कोशिश समझ में नहीं आ रहा है। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। शराब लिखा हुआ। यस, इट वाज वेरी फनी। मैंने कभी डायरी वैसे नहीं लिखा, लेकिन पढ़ा है बहुत, मतलब दूसरों की डायरीज नहीं, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल डायरी ऑफ एन फ्रैंक जैसे है, बचपन में पढ़ा है हमने। यार वो वाला था ना डायरी ऑफ अ विम्पी किड, वो दैट वाज मच लेटर, वो मेरा बेटा पढ़ता है। बट यू नो इवन दैट अदर वन, डायरी ऑफ एड्रियन मोल, सीक्रेट कन्फेशंस ऑफ एड्रियन मोल, ऐसा था। तो हमने बहुत पढ़ा है बचपन में, बट खुद से कभी लिखा नहीं है, क्योंकि यू नो लिखने बैठती हूँ तो लेजी लगता है। लिखने को मन नहीं करता है, पढ़ने का मन करता है। कहानियाँ लिखती हैं, डायरेक्ट करती हैं। अगर करना पड़े तो करते हैं। जी, डायरी से ही अगर बात करें तो अगर ये जो 26 जुलाई की घटना थी, तो कहीं ना कहीं कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, बट लाइफ में रिलेट करती है। तो अगर उस घटना को अपनी डायरी में लिखना हो तो आप लोग की डायरीज में किस तरह से दर्ज होगी ये 26 जुलाई की घटना? मैं तो इंडिया में थी ही नहीं भाई, तो मेरा अभी भी एम्प्टी ही होगा। डियर डायरी के बाद कुछ है ही नहीं। मैं उस दिन पहली बार मुंबई शहर में आया था। पहला दिन था मेरा इस शहर में, और पहला दिन काम पे भी। अच्छा। तो मैं नए कपड़े, नए जूते पहन के सुबह ऑफिस गया और 48 घंटे बाद फाइनली मैं घर पहुंचा, जिसमें से कम 14 घंटे में हाईवे में फंसा था और 6 घंटे मैंने इतने गहरे पानी में से सफ़र किया। उस टाइम ये डर भी था कि शायद घर पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन इस शहर की, जो हम मुंबई की स्पिरिट की बात करते हैं, वो भी मुझे देखने को मिली, और किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद की, हेल्प की। और इवन दो वो स्टार्ट इतना भयंकर था, लेकिन क्योंकि लोगों की स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी, तो मुझे लगा कि यही शहर है जहाँ पर मैं आगे जाके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहूँगा, क्योंकि शहर के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मैं उस टाइम बॉम्बे में नहीं थी, लेकिन उसके बाद ही मैं शिफ्ट हुई। तो मतलब हम तो टीवी पे देख रहे थे, फुटेज न्यूज़पेपर्स में देख रहे थे, हम सब सोच रहे थे कि शायद ये करेक्ट डिसीजन हुआ कि नहीं, शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं मुंबई, लेकिन सो आई वाज वेरी लकी, आई जस्ट मिस्ड इट। मोहित, आपके लिए? मैं उस समय बॉम्बे में ही था। मैं नया बॉम्बे आया था और मैं अपने एक नेफ्यू का एडमिशन कराने के लिए चेंबूर के कॉलेज में गया था। सो आते समय मैं सोचा था कि मैं बांद्रा से घूमता हूँ, अपने दोस्त से मिलता हुआ हूँ। मैं वहाँ फंस गया था। सो आई थिंक वहाँ पे मैं कुछ 48 घंटे के आसपास आई वाज स्टक। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आई वाज स्टक देयर फॉर 2 days। और मुझे अभी भी याद आया कि उन दिनों एक छोटा सा एक ड्रिंक का पैकेट आता था, जूसअप नाम का। इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल पैकेट। वो और एक जो चने होते हैं, उस पर मैंने 2 दिन सर्वाइव किया था, बिकॉज सब दुकानों के पास कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं था। सो एक शॉप थी उन दिनों, ऑब्वियसली यू हैड टू थिंक अबाउट, आपको पैसे के बारे में भी सोचना था। ऐसा नहीं था कि अनलिमिटेड पैसा था उस समय, बिकॉज मैं नया बॉम्बे आया था। तो वो चने और जूसअप के पैकेट लेके रख लिए थे, तो 2 दिन तक उसी पे सर्वाइव किया था। सो आई थिंक वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। बट जैसा कि निखिल ने कहा कि उस समय फर्स्ट टाइम मुझे भी मुंबई की रेजिलियंस और लोगों की स्पिरिट देखने को मिली थी। तब तक हम सिर्फ टीवी में देखते थे, आई गेस तब तक मैंने सिर्फ वो डब्बे वालों की कहानियाँ सुनी थी, जो हम टीवी पे देखते थे कि मुंबई के डब्बे वाले सुबह सुबह उठते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। बट कॉमन जो लोग हैं
उनकी जो शक्ति है और उनका जो स्पिरिट है वो तब मैंने पहली बार देखा था कि कैसे कैब वाले दूसरों की मदद कर रहे हैं, जैसे रिक्शा वाले दूसरों की मदद कर रहे हैं, बसेस जो बिकॉज जितनी बेस्ट की बसेस थी वो सब पार्क्ड हो गई थी, कैसे वो लोगों को ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे थे सो दैट पीपल आर सेफ और कैसे लोग एक दूसरे को बच्चों को शोल्डर्स पे रख के स्ट्रीट्स क्रॉस करवा रहे थे। आई थिंक जिनके पास जो मेडिसिन थी वो दे रहे थे। सो आई थिंक वो मैंने 2 दिन तक वो रेजिलियंस मैंने बहुत देखी थी। सो उसने मुझे मुंबई की स्पिरिट का एहसास दिलाया। उस बीच कभी किसी हॉस्पिटल को भी देखने का मौका मिला? क्योंकि नहीं, मैं एक ही जगह पे फंसा हुआ था ना, क्योंकि और मुझे रास्ते भी उस समय नया नया था, तो मुझे रास्ते मालूम नहीं थे कि मुझे जाना कहाँ है। सो मैं वहीं पे बैठा हुआ था कि ठीक है, जब खुलेगा तो मैं घर ही जाऊँगा। सो वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिला जी। और चूंकि ये शो का दूसरा सीजन है एंड आप सब लोग एक अलग अलग शोज कर चुके हैं, एज एन एक्टर जब आप किसी शो का दूसरा सीजन करते हैं तो वो आपको खुद को, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एक वो आपको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी दे सकता है, दूसरा अगर ख़राब गया तो वो आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो थोड़ा सा आपको जो इमेज है वो डाउन भी कर सकता है। ये चीज़ें जब दूसरा सीजन करते हैं तो कितना सोचना पड़ता है और क्या कुछ चीज़ें दिमाग में होती हैं? आई थिंक करते हुए हम में से कोई सोचता नहीं होगा इस तरीके का, बट मैंने एक यूनिवर्सल चीज़ देखी है, इस समय सब लोग इस बारे में बात करते हैं कि कभी भी किसी सीरीज़ का जब दूसरा सीजन बनता है वो फर्स्ट वाले को सरपास नहीं कर पाता। ये आई गेस दैट इज़, ये ऐसा बहुत सुनने को मिला। बट मेरी इस शो को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और न सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं इस शो से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये कहानी जो है ना वो लोगों को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, वो छुएगी इमोशनल लेवल पे। जो इसका फर्स्ट सीजन था दैट वाज, वो लोगों को छुआ था लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे छुआ था। दिस पीपल विल रिलेट टू, बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं लोगों ने रिलेट किया था जिन्होंने फेस किया था। दिस इज समथिंग जो हर स्टेट के लोगों ने फेस किया होगा, बिकॉज ये दिल्ली में भी होती है, एमपी में भी होती है, यूपी में भी होती है, हर जगह हुआ है ऐसा। केरला में भी हुआ है, कुछ सालों पहले तो कश्मीर में भी हुआ था, जो 16 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो मुंबई का ऑब्वियसली लोग, पीपल वांट टू नो, बट आई गेस बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, नेचर ऑफ दिस इंसिडेंट, पीपल विल रिलेट मोर टू इट। दिस इज व्हाट आई फील। Absolutely correct. आप लोग के क्या जवाब रहेंगे उस पे सेकंड सीजन नहीं, देखिए पॉपुलैरिटी तो वैसे मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल। वो तो थोड़ा बहुत लाइक स्टॉक्स आई गेस, यू नो, यू लंबी खेल, व्हाटएवर, इट्स अ लॉन्ग गेम। बट सो पॉपुलैरिटी का बात आप छोड़िए, बट आई एग्री विद मोहित अबाउट रिलेटेबिलिटी, बिकॉज लाइक ही सेड 26/11 तो बहुत ही रेयर इंसिडेंट है, मतलब नॉट एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, बट रेन्स इज समथिंग आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस। मैं कलकत्ता से हूँ, मुझे भी याद है, क्योंकि कलकत्ता में भी बहुत भारी बारिश होती है, कभी कभी स्कूल्स बंद रहते हैं, यू नो, आई रिमेंबर इतना पानी में वी हैव ऑल्सो वॉकड एंड गॉन। तो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक दैट एज इंडियंस पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू। जी, आपने जैसा कहा कि पॉपुलैरिटी तो ऊपर नीचे स्टॉक्स की तरह होती रहती है, एंड अब वो आपकी फिल्मोग्राफी में भी देखी जाती है कि मतलब कभी आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे इसी तरह की फिल्में करनी है? आपकी जो फिल्मों का सिलेक्शन रहा है, तो इवन वो उस तरह के सब्जेक्ट आपने चुने जो उस टाइम में कॉमर्शियल माने ही नहीं जाते थे, आज के टाइम पे हर तरह की चीज़ें चलती हैं। हाँ बस, तो ये फिल्मोग्राफी का जो सिलेक्शन रहा है, ये किस तरह की आपकी, क्या वो तब सोच रही है और अब क्या कुछ सोच बदली है कोई कमर्शियल चीज़ों को लेके, या फिर? नहीं, एक्चुअली यू नो, मैंने इतना सोचा नहीं कि क्या पॉपुलर रहेगा, क्या कमर्शियल रहेगा। जैसे मुंबई डायरीज़ में भी ना, मैंने जस्ट उस टाइम स्क्रिप्ट ही देखा। मैं हमेशा स्क्रिप्ट ही देखती हूँ, अगर स्क्रिप्ट लेवल पे मैं इंगेज्ड हूँ ना, जब ये स्क्रिप्ट हम पढ़े थे तो लगा था कि ये बहुत ही इंगेजिंग है, इट्स लाइक अ थ्रिलर, इट्स अ मेडिकल ड्रामा, इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक इमोशनल जर्नी है, एक इमोशनल आर्क है, जो सेकंड सीजन में और भी मतलब वी हैव डेल्व्ड इनटू इट इवन मोर। तो इट्स नॉट लाइक आई रियली लुक एट कि क्या कमर्शियल है, क्या पॉपुलर होगा। जी निखिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप किसी शो को इस तरह का प्रोड्यूस करते हैं या किसी इस तरह के शो में पैसे लगाते हैं, तो क्या चीज़ें आप लोग देखते हैं? क्योंकि अगर अमेज़ॉन की ही बात करें तो उनमें अलग अलग तरह के कंटेंट है, बट उसमें कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो पहले से किन चीज़ों पर रिसर्च होती है, या फिर क्या रिसर्च पॉइंट्स होते हैं जब आप लोग? बिल्कुल, सो सबसे पहली चीज़ है, जब भी कोई कहानी हमारे पास आती है, हम उसके बारे में 2 सवाल करते हैं। पहला सवाल जो अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये दूसरी कहानियों से अलग है और इसमें कुछ ऐसा खास है जो हमने पहले नहीं देखा। और दूसरा पार्ट है कि जो ये कहानीकार हैं, जो मेकर हैं, वो इस कहानी को लेके उनका क्या जज्बा है, कितना पैशन है उनका। क्योंकि कोई भी वेब सीरीज़ को बनाने में 2.5 से 4 साल तक लगते हैं, आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक।
तो अगर आप अपने एंड पे और मेकर अपने एंड पे उसको लेके बहुत जज्बाती नहीं हैं तो 4 साल तक सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। और काफ़ी बार ये सवाल कि इसमें नया क्या है, यूनिक क्या है, इसमें पैशन है या नहीं, ये जब हम मेकर से बात करते हैं तो उनके जवाबों से हमको उनके पिच से हमको ये जवाब मिलते हैं। तो इस शो में क्या खासियत थी कि इससे पहले कोई भी ज़बरदस्त मेडिकल ड्रामा नहीं बना था और जो बने भी थे वो कुछ ख़ास तरीके से मेमोरेबल नहीं रहे। तो इसके अंदर जो कहानी थी, जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब हमने स्क्रिप्ट निखिल के साथ डेवलप की, उसके बाद जिस तरह से लोग इससे जुड़ते रहे, चाहे इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी आप देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए, कास्ट की परफॉर्मेंसेस देखिए, तो हमें लगा कि ये बहुत ही कुछ खास बन रहा है। और उसके बाद जब पहले सीज़न का रिस्पांस आया, मतलब उसने जो व्यूअर रिस्पांस थे उसने हमको इमीडिएटली कन्विंस किया कि बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं। और क्योंकि ऐसा शो कहीं और नहीं बन रहा, ये शो के हमको और भी अलग सीजन्स करने चाहिए, क्योंकि जो किरदार हैं उनकी कहानी है, हॉस्पिटल के अंदर सेट हैं, पर ये किरदार किस तरह से सोचते हैं, इनकी भावनाएं क्या हैं, उसके बारे में है मुंबई डायरीज़। और सीज़न 2 की कहानी फिर अपने आप सामने आनी शुरू हो गई। और मैं पहले भी बोल रहा था कि यूजुअली हमको पहले और सेकंड सीज़न के बीच में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। यही हमारे व्यूअर्स की हमसे कंप्लेंट रहती है, कितना टाइम क्यों लगाते हैं। पर ये पहला शो है कि जो 2 साल के अंदर वापस आ रहा है, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट इसको लेके इतनी ज़्यादा है और व्यूअर्स का रिस्पांस भी इतना सही रहा। और निखिल के पास ऑलरेडी सीज़न 2 का एक आइडिया भी था, तो सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। अब 6 अक्टूबर को हम लॉन्च कर रहे हैं एंड वी होप एवरीबडी लव्स इट। जी, इस साल कुछ ऐसे शो भी रिलीज हुए हैं जिनको कहा गया कि अगला सीज़न आएगा कई प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म, चूँकि आपके डिजिटल मार्केट की जानकारी रखते हैं, दैट्स वाई मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कई सोच हुए हैं कि अगला सीज़न आएगा बट वो नहीं देखे गए। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर वो पहला सीज़न नहीं चलता है तो उनके दूसरे सीज़न बनाया जाए और उनसे लोगों को अट्रैक्ट बुलाया जाए? जब हम दूसरे सीज़न के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कहानी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पहला सीज़न पॉपुलर हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी सफलता को खींचने के लिए एक नई कहानी बनाते। तो जेन्युइन एक कहानी होनी चाहिए। और दूसरा ये ज़रूरी है कि जो पहला सीज़न हमने शिद्दत से बनाया सबने मिल के, व्यूअर्स को भी वो सीज़न पसंद आया। अगर उनको सीज़न पसंद नहीं आया तो वो खुद ही शायद दूसरा सीज़न देखना ना चाहें। तो एक सर्टन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी ज़रूरी है, उससे हमको सिग्नल मिलता है कि जो हमने बनाया वो हमारे दर्शकों को पसंद आया। तो इसीलिए सीज़न 2s बनते हैं। कुछ ऐसे भी शोज़ हो सकते हैं जिसमें पहला सीज़न बहुत ज़बरदस्त है पर हमारे पास कहानी नहीं है अगला सीज़न बोलने के लिए, और सिर्फ नाम के वास्ते हमको सेकंड सीज़न नहीं बनाना। और कुछ ऐसे शोज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनका सीज़न 1 का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता है कि आप दे सरप्राइज़ यू एंड आपके पास कहानी है, आपके जो मेकर हैं वो कहानी बोलना चाहते हैं और वो सीज़न बनता है। पर ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि कहानी हो और एक सर्टन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी हो कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ हम ये इसका अगला सीज़न चाहते हैं। और आजकल तो हम जो इंडिया में कंटेंट बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। ज़्यादातर जो हमारे शोज़ हैं इंक्लूडिंग मुंबई डायरीज़ का फर्स्ट सीज़न, उसका कम से कम 20% व्यूअरशिप इंडिया के बाहर से आया है। तो ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, बट मल्टीपल कंट्रीज़ से लोग देख रहे हैं। हम जिस दिन शो लॉन्च करते हैं ग्लोबली 240 देशों में एक ही साथ लॉन्च होता है। तो और ये वाला जो भी शो है ये 6 हिंदुस्तानी भारतीयों में डब होगा और 35 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसकी सबटाइटलिंग होगी, ताकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड कैन देख सकें इस शो को और इसको प्यार दे सकें। वही हमारी कोशिश है। जी, आप तीनों से सवाल रहेगा, चूँकि अब आप तीनों करियर के उस स्टेज पे हैं जहाँ आप लोगों को वो शुरुआती स्टेज नहीं रहा कि सिर्फ काम करना है, अब उस स्टेज पे है कि जो मुझे पसंद है वही करना है, बाकी मैं ना कर सकता हूँ। बट ना करने की वो जो होती है कि कभी कभार ना करना सामने वाला बुरा भी मान जाता है, कभी कभी ना करने के दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तो वो ना करना अब कितना सहज है, कितना आप लोग कंफर्टेबल है ना करने में? श्रेया के लिए बहुत आसान है, अभी मुझे बता रही थी मैंने बहुत ना किया है पिछले 1 साल में। तो दिस इज ट्रू, पर एक्चुअली माई होल रीज़न यार जो फिल्मों में काम करना या स्टोरीज में स्टोरीज का एक हिस्सा बनना, द होल रीज़न फॉर मी कमिंग हियर इज़ क्योंकि मुझे प्यार है। आई रियली लव दिस। तो अर्ली स्टेज में जब मैं जब
शुरू कर रही थी तब मुझे एक मौका मिला जहाँ पे शायद मुझे काम पसंद नहीं था बट इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू डू, क्योंकि मुझे किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी या पैसों की ज़रूरत थी या व्हाटएवर. सो तब मुझे याद है मैंने हाँ कहा था और मैंने वो काम किया. बट द होल टाइम जब मैं सेट पे थी आई फेल्ट हॉरिबल एंड आई डिड दिस वेरी अर्ली. तो उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने सॉर्ट ऑफ ठान ली कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आई हैव कम हियर फॉर लव. इफ आई वांटेड सिक्योरिटी मैं कोई और जॉब कर लेती. मैं इंजीनियर हूँ, आई वुड हैव कंटिन्यूड दैट, बट आई केम हियर बिकॉज ऑफ लव. तो इफ आई हैव टू फॉलो दिस तो मुझे लगा कि नो इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द येस एंड इट बेटर बी फॉर द राइट रीजन. तो दिस वाज समथिंग आई लाइक ही सेड करेक्टली. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम सेइंग दैट. जी. I have, I think similarly to श्रेया, शुरू में I think एक दो बार मैंने किया है काम पैसे के लिए शायद, बट उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है. मतलब even I was feel horrible. I died. The reasons for doing it are not there. मतलब then it's no fun, you know. And अभी तो मतलब मेरा तो 20 साल से ज़्यादा हो गया है मैं ये काम कर रही हूँ, तो अभी तो मैं ना बोल ही सकती हूँ. अब तक मैं सीख चुकी हूँ ना बोलना. मैंने पैसों के लिए नहीं किया था या किसी और रीजन के लिए नहीं किया था. मेरी कुछ गलतियां थी, मैं लोगों को ना नहीं कह पाया था. देयर वाज एवरीबॉडी कम्स गोस थ्रू अ फेज वेयर यू डोंट वांट टू से नो. तो कुछ मैंने 2-3 चीजें ऐसी की थी, लोगों ने कहा नहीं कर ले यार मोहित. मैं करना नहीं था, मैंने कहा अब इनको ना आई डिडंट नो हाउ टू से नो. सो वो मैंने कर लिया था. बट देन आई रियलाइज सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेइंग नो इज एन आर्ट ऑल्सो. सो तब से फिर मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं यार, अगर ना है तो फिर ना ही बोलना है, चाहे फिर वो आपका दोस्त हो या कोई ऐसा आदमी हो जो इम्पोर्टेंट हो. बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर वो समझदार इंसान है तो वो आपका रीज़न समझ जाएगा कि आप ना क्यों बोल रहे हैं. और अगर उसे नहीं समझना होगा तो वो आपके बियॉन्ड आपके कंट्रोल में वो है नहीं. सो बट हाँ, मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि यार ना बोलना भी ज़रूरी है. तो ना डायरेक्टली बोलते हैं या फिर उसको घुमा फिरा के स्वीटली? नहीं, डायरेक्टली बोल देते, वही बेटर रहता है. घुमा फिरा के With respect and kindness. हाँ, कि सर मेरे ये रीजंस है, आई डोंट थिंक मैं अपने आप को इसमें देखता हूँ. सो वैसा वाला. एक लास्ट क्वेश्चन बस, चूँकि नवरात्रि आ रहे हैं एंड हमारा एक थीम है कि रिगार्डिंग 9 अलग अलग फील्ड से हम लोगों से बात कर रहे हैं, 9 अलग अलग महिलाओं से बात कर रहे हैं और उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं स्टार्ट में या फिर बीइंग अ फीमेल. तो एज एन एक्ट्रेस आप दोनों से मैं सवाल रहेगा, किस तरह के चैलेंजेस आप लोग को फेस करने पड़े? क्या अलग चैलेंजेस रहे आप लोग के लिए खुद को स्टेब्लिश करने में? ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम शो की बात करेंगे, क्योंकि इसका हम अलग से बात करेंगे. हाँ ठीक है. का प्रॉब्लम है अभी हाँ ठीक है. सॉरी सच्ची में there's a long queue, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. चलो ठीक है. थैंक यू. एक लास्ट करें, चलो ठीक है, क्लोजिंग ले लो जल्दी फटाफट से. आप लोग के, चूँकि ये तो आ ही रहा है, लोग देखेंगे, ट्रेलर भी कभी काफ़ी कमाल का है, बट अगर नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या लाइनअप में है और क्या चीज़ें अब ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती हैं आप लोगों से, आप लोग के फैंस? अभी तो आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट मुंबई डायरीज. October 6th. October 6th मुंबई डायरीज इज हम कमिंग. तीनों उसी प्रोजेक्ट में हैं यार. एक्चुअली इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू नो कि 6th को जब ये रिलीज होता है, अगले 3 दिन तक क्या मैसेजेस, जो मैसेजेस आने शुरू होते हैं ना, वो हमको पहले 3 दिनों में मिल जाते हैं. यू नो, सो वी आर वेटिंग ईगरली कि वो पहले 3 दिन का रिस्पॉन्स कैसा रहता है. अभी हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं. आई थिंक बियॉन्ड दैट आगे का नहीं सोच रहे. उनमें से मतलब जो इंटरनेट मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज आता है, आप लोग में से कौन कौन पर्सनली उनको देखता है, कमेंट्स रीड करता है? नहीं, हम पर्सनल मैसेजेस की बात कर रहे हैं फोन पे. हम सोशल मीडिया के डेंजरस टेरिटरी है भाई, वहाँ पे मत जाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपेश. थैंक यू.